बड़ी खबर पर हम लौटेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जिसका रिजल्ट सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और अब उनके चुने जाने के बाद जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वहां हलचल हो गई है। और खबर ये कि मोहम्मद यूनुस जो अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनकी बेचैनी और उनकी नींद जरूर उड़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। अब इन सभी के साथ शेख हसीना के खुश होने की खबर है, वो राहत महसूस कर रही हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए पोस्ट भी किया है। और इन सभी बातों में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा है। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो हिंदू हैं, हिंदू प्रदर्शनकारी हैं, हिंदू समुदाय हैं, वहां पर जो रह रहकर हमले हो रहे थे सत्ता परिवर्तन के बाद भी और उससे पहले भी जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, वो घटनाएं किसी भी तरह से रुकी नहीं है, थमी नहीं है। मेरे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद याहिया भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। याहिया साहब, चूंकि बीजेपी के लीडर हैं अवधेश उपाध्याय जी, वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वहां वहां हंगामा होता है, सच है क्या ये? पूनम जी, थैंक यू। बात यह है, पहले बात है, जब मैं बात करूंगा आप सबको ये क्लियर कर दीजिए कि मेरा बात में नत मत छुकना, तो मैं निकल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं रिप्लाई करता हूँ एक एक करके। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, इसमें इंडिया का कोई हक नहीं है कुछ बात करने का। कि जब इंडिया में हमारा घटना हुआ था उस टाइम पे इंडिया का पूरा सेलिब्रिटी लेकर के जो बड़े बड़े लीडर सब लोग हम क्लियर कर दिया था जी हमारा इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसमें कोई देश का दूसरा देश का दखलदारी देना बात करने का कोई हक नहीं है। तो सेम है बांग्लादेश के बारे में भी सेम अप्लाई होता है, उसका इंटरनल मैटर है, उसके बारे में हमारा कुछ बोलने का हक भी नहीं है, हम बोलना भी नहीं चाहेंगे। ये क्लियर बात है। नंबर 2, अभी आप काम का बात कर रहे हैं, ये बताइए, जब जर्मनी में कार्टून बनता है तो हमारे देश में बनता है, आपको क्या होता है? अभी मोहम्मद याहिया बोलिए, उसके बाद में आप एक एक करके रिएक्ट कीजिएगा। याहिया साहब अपनी बात पूरी कर लें। एचएस रावत जी, अवधेश जी, एचएस रावत जी, अवधेश जी, आप रिएक्ट कीजिएगा। वो अपनी बात तो कंप्लीट कर लें, वो अपनी बात तो कंप्लीट कर लें। आपको मौका मिलेगा, आप रिएक्ट कीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, आप रिएक्ट कीजिएगा। पहले वो अपनी बात पूरी कर लें, वो अपनी बात पूरी कर लें। सभी को अपनी बात कहने का हक है, सभी को अपनी बात कहने का हक है। मोहम्मद याहिया अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद में आप रिएक्ट कीजिएगा। अवधेश जी, आप जो बोल रहे थे कोई नहीं टोक रहा था। अवधेश जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं टोक रहा था। अगर आप लोग भी बोलेंगे अपनी टर्न पर और बीच में कोई इंटरप्ट करेगा तो आपको भी परेशानी होगी। मोहम्मद याहिया अपनी बात पूरी करेंगे, मोहम्मद याहिया अपनी बात पूरी करेंगे, फिर आप रिएक्शन दीजिएगा। क्या इनका इंटरनल मामला है क्या? वो ये फलस्तीन के नारे क्यों लगाते हैं यहाँ पर? क्यों यहाँ पर वो मोमबत्ती आप उनके जवाब में पूछिएगा, ये आप उनके जवाब में पूछिएगा। और याहिया जी अपनी बात में अपने अपने जवाब में इस बात को भी आप ऐड कर लीजिएगा। करते हो बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद याहिया साहब हमारे साथ में है नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं और जाएंगे। मुझे नहीं पता वो आपकी बातों से रिएक्शन से नाराज होकर गए हैं या फिर कोई टेक्निकल समस्या है, ये उनसे बातचीत के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, आप दोनों के रिएक्शन के बाद वो जरूर इस डिबेट से बाहर हो गए हैं, उनसे हमारा संपर्क अभी टूट गया है। मैं निपुण आलम बयान जी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार भी हैं और इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे भी कि इधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे साफ होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना होता है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले की घटना है वो एक बार फिर से और बढ़ गई, सामने आ गई। कैसे देख रहे हैं ऐसे, निपुण जी? हाँ, देखिए, अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं, निश्चित रूप से कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जो एक सेकुलर फैब्रिक बनाने का प्रयास किया गया था शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको बहुत बदला जा रहा है। अब आप देखिए, जमात इस्लामी जैसे संगठन जो एक तरीके से आपके कट्टरपंथी तो हैं ही, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं वो टेररिस्टों से, आतंकवादियों से कम नहीं है। उन्होंने कई हमले भारत सरकार के ऊपर भी किए, भारत के अंदर भी किए। हम चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पश्चिम बंगाल के अंदर बात करें, तो बहुत सारे जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, उनको भी वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जमात इस्लामी के बारे में अगर बात करें, देखिए आप देखिए बहुत सारे जमात इस्लामी के जो लीडर थे, जो अंदर अरेस्ट थे, गिरफ्तार किया गया था जिनको, उन सबको क्या कर दिया मोहम्मद यूनुस सरकार ने, उनको रिहा कर दिया। 2 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं, या मतलब आते ही जैसे सरकार बदली और बदलती उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जमात इस्लामी के नेताओं को रिहा किया।
तो एक जो फैब्रिक पूरा बदलने का प्रयास है, उसमें लगातार ये कार्य चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब ये हिंदुओं पर हमले तो आप देखेंगे जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से लगातार चले रहे हैं। और पुलिस और आर्मी का रोल क्या है? आप देखिए कि पुलिस को जब हम देखते हैं सत्ता परिवर्तन होता है, तो पुलिस को भी वहां पर जो रेडिकल ग्रुप्स थे, जमात इस्लामी के जो लोग थे, उन्होंने पुलिस को भी टारगेट किया था। उनका कहना ये था कि जो ये पुलिस है, ये शेख हसीना की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है और ये सेकुलर फैब्रिक बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश पूरा क्या बने, आपका रेडिकल बने और पूरा का पूरा जैसा हम चाहते हैं वैसा चलाने का प्रयास करें। तो पुलिस का, सेना का जो एक्शन है, ये हम देख रहे हैं, जो आपका एक्शन हुआ, इसमें घर में घुस कर महिलाओं को पीटा, सब कुछ किया, ये सब कहीं ना कहीं उसी जमात इस्लामी संगठन के प्रभाव में हो रहा है। पहले तो बात ये। दूसरी बात, हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चुनाव के दौरान कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा, मैं हिंदुओं को सिक्योरिटी दूंगा, चाहे बांग्लादेश की बात हो या हम और भी कहीं बात करें, कनाडा की अगर हम बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इशारा उस और भी था, खालिस्तानियों को लेकर उनका इशारा था। हालांकि मैं मानता हूं कि वो चुनाव के समय कैंपेनिंग के दौरान हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए हो सकता है, लेकिन लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम पूरा टेन्योर देखें जो पिछले 4 साल का रहा, वो काफी ज्यादा हम देखें तो भारत के नजदीक दिखाई दिए, और खास तौर से स्ट्रेटेजिकल इश्यूज को लेकर। और मुझे लगता है कि जो समय बांग्लादेश में हो रहा है, देखिए भारत ने हमेशा अमेरिका को ये बात समझाई है कि अगर बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर गवर्नमेंट रहती है, ये भारत के लिए भी अच्छा है और अमेरिका के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर वहां पर कट्टरपंथ आता है, रेडिकलिज्म होता है, तो ये हम दोनों के लिए, भारत के लिए भी अच्छा नहीं और अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात है कि भारत इतना सक्षम है कि अमेरिका चाहे या ना चाहे, भारत जो चाहेगा साउथ एशिया में भारत अपना प्रभाव पूरा बना सकता है, उसको स्थापित कर सकता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि शेख हसीना को आपने शरण दिया। भाई शरण, शेख हसीना के बारे में अगर इस प्रकार का बयान कांग्रेस देती है, तो मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए नहीं, आप सीधी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा देश इतना दमदार देश है कि हम जब वहां की पूर्व राष्ट्रपति को अपने यहाँ शरण दे सकते हैं, जबकि बांग्लादेश विरोध कर रहा है। तो बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए भी हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। क्या वाकई इतना मजबूत तरीके से किसी भी देश की नीतियों में, किसी भी देश की सत्ता में, सरकार में इंटरफेयर कर सकते हैं, या कहां तक कर सकते हैं, इसको लेकर बात आगे करेंगे। डॉक्टर एच.एस. रावत भी मेरे साथ में है, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे उनका रिएक्शन भी जानना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है और ये घटनाएं रुक नहीं रही, थम नहीं रही। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन उससे पहले इधर डोनाल्ड ट्रंप जीते और उधर यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक एक करके कुछ पॉइंट्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगी, तो आप भी मानेंगे कि हाँ ऐसा नजर आता है, इस बात की गुंजाइश नजर आती है। ये एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने, क्योंकि यहाँ कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का जीतना उधर मोहम्मद यूनुस की बेचैनी बढ़ा रहा है, रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्हें अपने हटने का खतरा जता रहा है, सता रहा है। कई राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया है, ये आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। यूनुस ने ओबामा के लिए 2 करोड़ रुपए का चंदा भी जमा किया था, ये भी जानकारी। यूनुस बिल और हिलेरी क्लिंटन के काफी करीबी भी रहे हैं और ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता रहा है। ट्रंप का आरोप था कि 2016 में यूनुस ने उन्हें हराने के लिए बाकायदा डोनेशन भी दिया था, और 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो मोहम्मद यूनुस ने अपना रिएक्शन दिया था और ये कहा था ये काले दिन जैसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे तो काला दिन बताया था मोहम्मद यूनुस ने। और अब ट्रंप का जीतना उधर मोहम्मद यूनुस की बेचैनी बढ़ा रहा है। ट्रंप को हसीना का सीधे सीधे संदेश कुछ है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहां माना जा रहा है कि यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब क्यों ये उल्टी गिनती है, ये आपको मालूम हो गया कि यूनुस ट्रंप को पसंद नहीं करते, ट्रंप यूनुस को पसंद नहीं करते, और ट्रंप को यूनुस पसंद क्यों नहीं है ये भी आप जान लीजिएगा। 2016 में हिलेरी क्लिंटन यूनुस से जीती, यूनुस से मिली थी। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के प्रमुख थे यूनुस, और उस दौरान काफी बड़ा सपोर्ट किया था। क्लिंटन फाउंडेशन को $2.5 लाख दिए थे चुनाव के दौरान ही। 2016 में ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ी थी हिलेरी क्लिंटन, हालांकि वो हार गई थी। 2016 में ट्रंप बांग्लादेश डेलीगेशन से मिले थे। ये उस वक्त का पूरा घटनाक्रम जो आज फिर से दोहराया जा रहा है, याद किया जा रहा है। बांग्लादेश डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान कई बातें सामने आई थी और ट्रंप ने कहा था कि वो ढाका माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं क्या। अब ऐसे में
उन्होंने ये भी कहा था कि अलग अलग तरीके के कयास हैं, इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया है। यानी कि ट्रंप इस बात को समझ रहे थे कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उनसे मोहम्मद यूनुस के रिश्ते भी हैं और सीधे सीधे उनका सपोर्ट भी है। और आज की डेट में ट्रंप का जीतना मोहम्मद यूनुस के लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा। क्लिंटन फाउंडेशन को $2.5 लाख दिए थे, मोहम्मद यूनुस सपोर्टर रहे हैं। और अब 2016 में ट्रंप के खिलाफ हिलेरी क्लिंटन जिस वक्त चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त भी हिलेरी क्लिंटन का एक बड़ा सपोर्ट मोहम्मद यूनुस ने किया था। ऐसे में मुलाकात के दौरान जब ट्रंप ने कई सवाल किए थे, जब वो बांग्लादेश डेलीगेशन से मिले थे, तब उनकी बातों में सीधा सीधा जो निशाना था वो मोहम्मद यूनुस की तरफ था। अब ट्रंप को हसीना का एक संदेश भी सामने आया है, यानी कि शेख हसीना जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश भी नजर आ रही हैं और जीत को लेकर जो बधाई दी है उसमें बड़ा संदेश है। जीत की बधाई दी है और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की है। यानी कि शेख हसीना उन नेताओं में अब शुमार हो गई हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बेहद खुश हैं। वो कह रही हैं द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती की उम्मीद है, ऐसी उम्मीद वो जता रही हैं। और साथ ही कह रही है पहले कार्यकाल में हुई बातचीत को याद में कर रही हूँ कि उस वक्त में किस तरह के रिश्ते थे, किस तरह की बातचीत थी। और वो ये भी इच्छा जता रही हैं कि दोबारा मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता मेरी है। यानी कि शेख हसीना ये उम्मीद भी जता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होगा, दोबारा से सत्ता में वापसी शेख हसीना की होगी और डोनाल्ड ट्रंप और शेख हसीना के रिश्तों में जो मधुरता का दावा है वो फिर से शेख हसीना चाहती हैं कि दोबारा से काम करने का मौका मिले। अब जान लीजिए कि हिंदू समर्थक क्यों ट्रंप को बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि दिवाली का मौका था और दिवाली पर ट्रंप ने एक संदेश भी दिया था जिसमें वो लिखते हैं कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। उनके साथ में लूटपाट की जा रही है, बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है, मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। यहां उन्होंने मेंशन किया और कहा कि कमला और बाइडेन ने पूरी दुनिया में, अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे, हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अब चूंकि साफ हो गया है कि अगले राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ सीधे तौर पर उन्होंने जो पोस्ट किया दिवाली पर, उसमें हिंदुओं की बात थी, उसमें कट्टरपंथियों की बात थी, उसमें हिंदुओं की आज़ादी की रक्षा की बात थी। और सीधे कह दिया ट्रंप ने कि अगर मेरा कार्यकाल होता तो ये स्थिति होती नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और अब खास मेहमानों में डॉक्टर HS रावत, मैं आपका रुख अब करना चाहूंगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जीते, हालांकि जीत से पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में हवन यज्ञ हो रहे थे, बहुत से ऐसे साधु संत थे जो सीधा सपोर्ट कर रहे थे, आम लोग भी सपोर्ट कर रहे थे और ये चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन जीत भी गए हैं, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे इसके बाद में? क्या भारत के लिहाज से, भारत की भावनाओं के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप उस तरीके से उम्मीदों पर खरे उतरते हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए, एक कहावत है कि अपने मरने से स्वर्ग दिखाई देता है। इसमें कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता। ये जो पश्चिम के लोग हैं, ये जो गोरे लोग हैं, ये अपना स्वार्थ सीधा करते हैं। भारत को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इजराइल की तरह मजबूत होना पड़ेगा। मेरा मानना यह है, ठीक है उनकी सपोर्ट हमें मिलेगी, एक आदमी की नैतिक सपोर्ट मिलती है और एक दोस्ती की सपोर्ट मिलती है, उसका इंटरनेशनल राजनीति में बड़ा इफेक्ट होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ खड़े होते हैं तो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं निश्चित तौर पर वो बिलों में घुसना शुरू कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी भारत को मजबूती के साथ आना होगा, भारत की सभी पार्टियों को मिलकर के इसका एक जवाब देना पड़ेगा। एक बात क्लियर कीजिए, आपने कहा कि इजराइल की तरह मजबूत होना होगा। इजराइल तो अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त युद्ध लड़ रहा है, क्या आप ये चाहते हैं कि भारत ऐसा करे? यही स्थिति हमारी बन रही है। गजवाए हिंद के तहत इधर एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, एक तरफ ये इस्लामिक कट्टर बनते जा रहे हैं, इधर चाइना है। हम तो घिरे पड़े हैं ना कहीं। आप देखिए तो हमें बहुत मजबूती के साथ आने वाले समय में ये सब हमारा घेराबंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें उसी स्थिति पे मजबूत होना पड़ेगा कि कल को तीनों मोर्चों पर युद्ध न करना पड़ जाए। ऐसी सिचुएशन के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चीन भी उधर पाकिस्तान में घुस रहा है, इधर भी वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इधर कट्टरपंथी मुंह उठाए बैठे हुए हैं, इधर वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो भारत की सभी पार्टियों को, मैं कौशिक जी से भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ जरा सी भी कोई एक कांटा लगता है किसी मुसलमान को तो उनकी स्टेटमेंटें आती हैं, वहां पर जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मामले में किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस की सरकार को किसी ने एक ऐसे आप सिर्फ कौशिक जी से कहेंगे कि अवधेश जी से भी कहेंगे?
HS रावत जी मेरा सिर्फ जवाब कौशिक ले जी से लीजिए कहेंगे इसमें कि अवधेश जी से भी कहेंगे? कि सत्ता हमारी भी पार्टी की बीजेपी की मजबूरी है। सुन लीजिए, नहीं, मजबूरी क्या है। अवधेश जी तो मोदी जी ने सुनिए, बोल दिया, उनको धमका हमारी दिया पार्टी कि की भाई आप मजबूरी एक्शन सुन ले लीजिए। लीजिए, नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। ठीक इससे है। ज्यादा और नहीं, क्या हो नहीं, सकता है? हाँ, कौशिक मेरा जी कुछ कह जवाब रहे हैं फिर तो हमारे शायद। पास बचता क्या है? फिर तो हम मिसाइलों कौशिक का जी ही कुछ हमला कर रिएक्ट सकते करना हैं। ये चाह रहे कह हैं रहा शायद। हूँ कौशिक जी। जी मैं ये कह रहा हूँ हम्म कि विपक्ष की पार्टी होने के तौर पर हम्म, हम देश की मोदी सरकार के साथ हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर। हाँ। इसलिए जो कहेगी वो भारत सरकार कहेगी, ना कि हम्म कांग्रेस कहेगी। हम्म क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम कोई बात कहें और उसका गलत इम्पैक्ट चला जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जब हम देखिए, सरकार के स्टैंड के साथ खड़े हैं इतना कि अगर सरकार इतना वहां शरीफ हिंदुओं की बन के रक्षा रिएक्ट के मत लिए कोई कीजिए भी कड़े विजय जी। कदम उठाती है जब जी, मैं कांग्रेस जवाब को दूं इनका? कभी भी बात कुछ है। बोलना होता है तो वो बोलती है। रचना ऐसा जी, नहीं है मैं कि जवाब बोलने दूं से बिल्कुल चीजें इनका? खराब हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं बिल्कुल तो भी हमने नहीं है। विरोध किया है। अगर ऐसे इतना अगर इनोसेंट केवल मत बोलने, बनिए, सुनिए, इतने मासूम मत बनिए सुनिए, कि कांग्रेस कुछ बोलेगी तो चीजें खराब हो जाएंगी। जहां बोलना होता है ना ना बोलते भी ना, हैं, कई बार तो हम बवाल भी खड़े हो सीमित, जाते हैं बोलने से। सुनिए ना, इस मुद्दे पर हमने सीमित रूप से बोला है क्योंकि हम सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसके साथ है। वहाँ हिंदुओं की रक्षा होनी ठीक चाहिए, है, हमने बोला है, यानी आपने बिना स्पष्ट रूप किसी से बोला इफ है। बट ये कह दिया कि बांग्लादेश के मुद्दे पर जो मोदी सरकार का स्टैंड होगा उसके साथ रहेगी कांग्रेस। चलिए, कम से कम किसी इशू पर सीधी तो सी कांग्रेस बात और है, बीजेपी साथ में है। क्योंकि हमारा कोई अवधेश जी अलग कुछ कह रहे हैं। स्टैंड वहाँ बांग्लादेश अवधेश में जी कुछ कह नुकसान रहे हैं। पहुंचा जी जी सकता है अवधेश जी कुछ कह रहे हैं। हिंदुओं को। विजय कौशिक जी शायद भूल गए हैं। इनको मैं याद दिला दूं, हिमाचल प्रदेश में मस्जिद का एक वो चल रहा था अभी पीछे प्रकरण, पता है आपको? अरे उसमें भैया, कांग्रेस के हिमाचल की नेता ने मस्जिद जो से है हिंदुओं का बांग्लादेश पक्ष का लिया क्या था। संबंध अरे है? सुनो, हिंदुओं का अरे पक्ष भाई, लिया था इनके ये नेता ने। फालतू की उस बात मत नेता को कीजिए, समझाया गया कांग्रेस के नेताओं ये द्वारा कि फालतू की भैया बात तुम है, पक्ष में मत इसके पड़ो, अलावा और तुम्हें कुछ नहीं केवल एक है। ही धर्म का पक्ष लेना है, मुस्लिम धर्म का। सुनिए मेरी आप बात, मस्जिद के विरोध में मत जाइए। कमाल तब से की वो बात कांग्रेस कर के रहे जो हैं नेता आप। थे वो बेचारे चुप हो गए। नहीं, बांग्लादेश इनके का जो हिमाचल नेता से थे क्या अच्छा अवधेश संबंध जी, है? लेकिन तो सहूलियत है, की वो राजनीति कहते तो हैं हर हिंदू राज्य धर्म में में होती है। मलेरिया की तरह है। और अवधेश ये जो जी, मोदी जी सहूलियत की वादा राजनीति कहते हैं तो हर कि राज्य में मुसलमानों होती का है। विश्वास और जीतना कोई चाहते हैं, पॉलिटिकल वो क्या है? पार्टी इस बात से चूकती नहीं, नहीं कि उनका फायदा कहीं हो मोदी जाए। जी इसीलिए मुसलमानों का अलग अलग विश्वास राज्यों जीतने में में जुटे अलग हुए अलग हैं, जगह खुद मोदी सहूलियत जी की के मुताबिक राजनीति वो हम क्या देखते है? हैं। व्यूअर के तौर पर हम देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सब एक ही जैसे सहूलियत के तौर पर बयान भी दिए जाते हैं, स्टैंड भी लिए जाते हैं। खैर वो अलग सी बात है। निपुण आलम बयान जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, अभी हाल ही में दिवाली हुई, दिवाली पर उनका ये पोस्ट सामने आना कि मेरा कार्यकाल होता तो ऐसा होता नहीं। अब तो चूंकि चुन लिए गए हैं, तो क्या आप सीधे तौर पर माने कि कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन होगा? हिंदू जहां सुरक्षित नहीं है वहां सुरक्षा का भाव अब बढ़ जाएगा? और क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन एक बार फिर से होगा? क्योंकि अभी जब शेख हसीना हटाई गई, मोहम्मद यूनुस चुने गए, तब ये माना जा रहा था कि कुछ बाहरी शक्तियां हैं। फिर अमेरिका का नाम सामने आया, जो बाइडेन के सपोर्ट से ही मोहम्मद यूनुस को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब डोनाल्ड ट्रंप की करीबी शेख हसीना, और जो उम्मीद भी जता रही है अपने पोस्ट में। हाँ, देखिए, ये तो बात अमेरिका का जो नाम आया वो गलत नहीं आया। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमको दिखते भी हैं, जैसे मिजोरम के सीएम का अमेरिका जाना और वहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट की बात करना, जिसमें म्यांमार की भी लैंड, बांग्लादेश की भी लैंड और उत्तर भारत में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है उसकी भी लैंड लोग क्रिश्चियन स्टेट की बात चल रही थी। ये बात हो सत्य है कि अमेरिका का बाइडेन प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। शेख हसीना ने ओपनली कहा है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के समय कहा, मैं चुनाव के समय कही गई बात को ज्यादा नहीं वेटेज देता हूं कि वो तो एक वोट बैंक को लुभाने के लिए हो जाता है। लेकिन जब मैं डोनाल्ड ट्रंप का 2017 से 2020 तक का कार्यकाल देखता हूं, तो अगर हम स्ट्रैटेजिक रूप से हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया भारत के नजरिए से बहुत मैच करता है। और मैं मानता हूं कि देखिए, जैसे अमेरिका को भारत ने हमेशा इस बात को समझाया कि बांग्लादेश में अगर सेकुलर गवर्नमेंट रहती है, बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक अगर एक फैब्रिक रहता है और एक नेचर रहता है देश का, तो ये भारत के लिए तो हितकारी है ही, अमेरिका के लिए भी हितकारी है। अगर पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी रेडिकलिज्म आता है, वहां पे अगर आपके कट्टरपंथी इस प्रकार से सर उठाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस रीजन के लिए तो प्रभावशाली होगा ही होगा। और भारत को बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, इस तरह के दो दो बॉर्डर पर, इधर पाकिस्तान इधर बांग्लादेश, उनसे जूझने में लगानी पड़ेगी। और हम जो एक चाहते हैं कि पूरे एशिया में एक बैलेंस बनाया जाए, शक्ति का संतुलन बनाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आएगी। और हम बहुत कामयाब रहे थे अमेरिका को इस बात को समझाने में। लेकिन बाइडेन प्रशासन लगातार जो थे वो हमेशा भारत को, चाहे वो माइनॉरिटीज का इश्यू हो, खालिस्तान का मुद्दा, जस्टिन ट्रूडो इतने बोलने वाले थोड़ी ना थे। ये तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया, बैक किया गया, तो उतना बोल रहे थे। और मैं जो बोल रहा था कि भारत के बारे में, देखिए कौशिक जी भी बोल रहे थे,
निश्चित रूप से मुझे इस मामले में लगता है कि इस मामले में कांग्रेस साइलेंट रही और थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया दी कि भाई बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि शेख हसीना जो गवर्नमेंट है वो चाहे आपका मोदी गवर्नमेंट हो या मनमोहन गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हम बात करें, भाई कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही, इंदिरा गांधी के द्वारा ही बांग्लादेश बनाया गया। और किसके सपोर्ट, भाई शेख हसीना की पिताजी थे आपकी मुजीबुर रहमान, उनको पूरा सपोर्ट करके बनाया गया। तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का ही। और लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अब तक सो क्यों रही थी। हम देखिए मोदी प्रशासन से पहले आप देखिए कहाँ 23% आबादी बांग्लादेश में हिंदुओं की हुआ करती थी, आज वो घटकर 2% रह गई। तो इसका तो आपको लेना पड़ेगा कि भाई आप उस समय सो रहे थे, आपने इस प्रकार के कट्टरपंथ को वहां पे कहीं ना कहीं आप सुनते रहे, जो आज भारत सरकार को आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि रत्ती भर भी एक अलग सा सुर होना नहीं चाहिए। ये विदेश नीति का मामला है। अब आप कह रहे हैं एक हाइपोथेटिकल सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी निपुण जी, अगर आप इस पर रिएक्ट करना चाहें। अभी अभी मेरे जहन में आया, हालांकि इस तरह की कोई चर्चा है नहीं, लेकिन अभी चूंकि विजय कौशिक जी ने कहा कि क्यों शरण दी शेख हसीना को यहाँ पर हिंदुस्तान सरकार ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने नहीं कहा। ठीक है, चलिए, इस तरह की चर्चा है, आपने नहीं कहा, इस तरह की चर्चा है कि क्यों। हाँ, बोलिए। मैंने ये कहा था कि हमारा देश इतना ताकतवर है कि जब हम शेख हसीना को बांग्लादेश के विरोध के बावजूद, तो हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर क्यों रिएक्ट नहीं करते या फिर क्यों कोई कदम नहीं उठाते? ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन जब शेख हसीना को यहाँ हिंदुस्तान में शरण दी गई तो बहुत से ऐसे सवाल उठे पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए ही कि क्यों भारत सरकार ने ऐसा किया। तो एक हाइपोथेटिकल सवाल मेरे जहन में आया निपुण जी, अगर आप इस पर रिएक्ट करना चाहें कि कुछ महीने पहले सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में होता है, शेख हसीना यहाँ आ जाती हैं हिंदुस्तान में, फिर उधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का आगाज हो ही रहा था, ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, ये चर्चा चल ही रही थी। क्या ये भारत सरकार की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है क्या कि उधर आसार थे कि ट्रंप जीतेंगे, इधर आसार थे कि शेख हसीना को शरण दे देते हैं, तो आगे हिंदुस्तान के लिहाज से ये चीजें फायदेमंद रहेंगी, बांग्लादेश से भी रिश्ते अच्छे रहेंगे क्योंकि सत्ता परिवर्तन के चांसेस अब बन रहे, और उधर डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की दोस्ती है ही। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस समय जो हमें बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई, जिस समय ये सब वहां पे चल रहा था प्रकरण पूरा, जो छात्र प्रोटेस्ट, हालांकि वो छात्र प्रोटेस्ट नहीं था, वो अवामी लीग वहां पे जो है, दूसरा आपका जो जमात इस्लामी, उन्हीं के वो संगठन के लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। हमने 3-3 अपने एयरक्राफ्ट तैयार किए थे कि कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो हम शेख हसीना को वहां से निकाल के ले आएंगे। और देखिए, शेख हसीना वो हैं जो हमेशा प्रो इंडिया रही है। तो मैं मानता हूँ उसके बाद या पूरा घटनाक्रम देखिए, मोहम्मद यूनुस को जैसे पीएम मोदी ने हिंदुओं को लेकर बकायदा ट्वीट किया, बकायदा जयशंकर जी के द्वारा भी आपका बोला गया। मैंने आज तक किसी भी सरकार को इतना ओपनली किसी के मामले में, अगर इसको इंटरनल मामले से बोल रहे थे, अभी एक मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए थे, ये आपका आंतरिक मामला है ही नहीं भाई। सिंपल सी बात है, बांग्लादेश में कोई भी घटनाक्रम होता है उसका सीधा इम्पैक्ट भारत में पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि ये पूरा आपका ज्योग्राफिकली हम बात करें, कल्चरली हम बात करें, हिस्ट्री क्या है बांग्लादेश की, 70 साल पहले तो बनाए हैं सभी लोग, इनके कोई इतिहास ही नहीं है, इतिहास तो हमारे से जुड़ा हुआ है, हम पे क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि पूरा निश्चित रूप से कैलकुलेट किया गया होगा, कैलकुलेशन की होगी, और हमारी रो के बहुत सारे लोग वहां पे एक्टिव हैं जो लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जब सीआईए और आईएसआई दोनों मिलकर वहां पर जो सत्ता परिवर्तन करवाते हैं, जिसकी भनक कहीं हद तक मैं देखूं तो शेख हसीना को भी बहुत ज्यादा नहीं थी, हालांकि प्रिपरेशन थी। लेकिन आप देखिए, जो आप बांग्लादेश को देखेंगे, वहां चाहे सेना की हम बात करें, चाहे वहां पर आप बात करें पुलिस की बात करें, सेना के बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो वहां इस समय कंफर्ट जोन में नहीं है। वो लगातार कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि शेख हसीना गवर्नमेंट दोबारा से वहां पर आए और वही संभाले। आप देखिए, जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कट्टरपंथियों के प्रभाव में, वो अलग बात कर रहे हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि अब वहां पर रिजीम चेंज हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है। और भारत सवाल अवधेश जी के पास लेकर जाती हूँ। अवधेश जी, क्या भारत सरकार ने स्ट्रेटेजी के तहत ही फ्यूचर का सोचते हुए ही शेख हसीना को भारत में शरण दी, क्योंकि लग रहा था कि बदलाव के आसार हैं और वो बदलाव भारत के लिहाज से पॉजिटिव रहेंगे? देखिए, भारत सरकार तो हर उस हिंदू के साथ है जो पीड़ित है, जो कहीं भी किसी भी देश में हो। आपने देखा, अभी बताया जैसे निपुण जी ने, इतनी खुलकर किसी सरकार ने आज तक नहीं कहा जितना हमारे देश की सरकार, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा। बांग्लादेश की जो नए प्रधानमंत्री बने, अभी कांग्रेस के नेता बैठे हैं विजय कौशिक जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने देखा हिमाचल में हुआ था मस्जिद कांड जो हुआ था, उसमें इनके एक नेता ने केवल कुछ देर के लिए ये कहा था, भाई ये जो मस्जिद है ये अवैध है और ये इसको जो हटाना चाहिए। इसी बात पर उस नेता को दिल्ली बुला लिया गया, उसको ये बोला गया, भैया कि तुम मत बोलो इस बीच में, ये एक विशेष धर्म का मामला है। अवधेश जी, आप बार-बार हिमाचल पर आ जा रहे हैं, बीजेपी के भी कई लीडर बयान दे देते हैं, उन्हें भी दिल्ली बुला लिया जाता है और उन्हें हिदायत दी जाती है
कि इन फ्यूचर ये बयान मत दीजिएगा। आप एक बार बोल चुके हैं। कंगना रनौत की आप दिला दीजिए। मैं कह रही हूँ कि और भी बहुत से बीजेपी लीडर हैं जिन्हें हिदायत दी जाती है, ये बुलाया जाता है कि आगे से भविष्य में ये बयान तुम मत देना। साथ खड़े नहीं हो सकते, ये केवल उनके साथ खड़े होते हैं जो देश तोड़ने वाले हैं, कंगना रनौत को तोड़ने की साजिश रचते हैं, उनके साथ कांग्रेस का हाथ रहता है हमेशा। बात नहीं सुन रहे हैं अवधेश जी, अवधेश जी बात नहीं सुन रहे हैं, अवधेश जी बात नहीं सुन रहे हैं। बीजेपी के कई लीडर्स हैं ना, दिल्ली बुलावा आया है, ये हिदायत दी गई है कि भविष्य में बोलने से पहले बचें, तो मत बार बार हिमाचल का जिक्र कीजिए। एक बार आप कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं। नेशनल टेलीविजन पर समय की बड़ी मांग होती है, बड़ा कीमती होता है समय। एक ही बात बार बार रिपीट करेंगे तो रिपीटेशन होगा, आप नया कुछ बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि क्या बांग्लादेश में वाकई सत्ता परिवर्तन के आसार हैं क्या, और क्या भारत सरकार भी इसमें किसी तरीके से कोई सपोर्ट करेगी क्या? देखिए, भारत सरकार पूरी तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, और ये पहले भी कई बार कह चुके हैं। हमारी जो सरकार है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी, उन्होंने भी कई बार उनको नोटिस दिया है कि भाई किसी तरह से भी जो हिंदू समाज के वहां लोग रहते हैं उन पर कोई भी अत्याचार ना किया जाए। और हमेशा हमारे देश की सरकार है पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हुई है, हिंदुओं के साथ कहीं भी हो। देखिए, हमारे देश का विपक्ष देखिए, आप विपक्ष की भी तो बात कीजिए, कभी बात करते हैं वो? उन्होंने कभी कनाडा के मंदिर तोड़ा गया, कभी बात की किसी ने, कांग्रेस पार्टी ने या किसी इनके इंडिया अलायंस ने? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कभी किसी ने बात की? चलिए विजय जी बताइए, दिल नहीं दुखता क्या आपका? दिल नहीं दुखता क्या आपका? सीधे पूछ रहे हैं बीजेपी के नेता। कनाडा में हिंदुओं पर हमला, हिंदू मंदिरों पर हमला, आप चुप रह गए। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, नेता बोलते नहीं। मेरी बात सुनिए, विपक्ष का जो धर्म है उसे हम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर सरकार का जो भी स्टैंड है, केवल विजय भाई, वो हिंदू मंदिरों को लेकर है, सरकार के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकारी जो बात सरकार की बात कर रहे हैं, इनकी खुद की सरकार हिंदू विरोधी काम कर रही है। हाँ। मोदी नवरात्रि से तो आप याद दिला दीजिए कौशिक जी, कौशिक जी आप याद दिला दीजिए। अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी एक सेकंड ना बोलने दीजिए, अवधेश जी एक सेकंड बोलने दीजिए ना। कौशिक जी, अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो विपक्ष का तो काम है ना सरकार को सही रास्ते पर लाना, या सवाल पूछना, या सरकार से क्रॉस क्वेश्चन करना, या उन्हें उनका फर्ज याद दिलाना। विपक्ष तो यही भूमिका निभाता है, तो निभाइए आप भूमिका। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी भूमिका का निर्वाह ईमानदारी से कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का मुद्दा हो, हम हर मुद्दे पर इस सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, चेता रहे हैं कि ये इस देश में रह रहे सभी लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, ये देश तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ बयानबाजियों से भी आगे नहीं जाएगा विजय कौशिक जी, सिर्फ बयानबाजियों से भी भारत आगे नहीं जाएगा, सिर्फ हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेने से भी भारत आगे नहीं जाएगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अपने अंदर भी पूछने चाहिए। एच.एस. रावत जी, एंड में, हालांकि विजय कौशिक जी, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तो वो भी वायरल है जहां संविधान की वो जो पूरी कॉपी है, मिनी जो बुक है, वो अंदर से पूरी कोरी है। और बीजेपी नेता ने ही आरोप लगाया कि कांग्रेस के लीडर यूं लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, ऊपर सिर्फ कवर है, अंदर कुछ है नहीं। खैर वो एक अलग सी बात है, मैं दावा नहीं करती कि वो सच है या झूठ है। इस तरह की तस्वीर वायरल है। एच.एस. रावत जी, एंड कॉमेंट आपका, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार कैसे रुकेंगे, भारत सरकार को अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप का जीतना भारत के लिए खुशी की बात है क्या, हिंदुओं के लिए खुशी की बात है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनल राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल राजनीति की बात होती है तो निश्चित तौर पर पड़ोसियों का एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, दहशत बनती है। पाकिस्तान में भी इसकी दहशत रहेगी, चीन में भी इसकी दहशत रहेगी, और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने के योग बनते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब यहाँ पर भारत की सरकार को स्ट्रांग होने की जरूरत है और बहुत अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। अगर ये नहीं रुकते हैं तो एक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि एक्शन लेने में सक्षम है भारत, इसलिए मोदी सरकार को बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता है। यानी आपने तो एक तीर से तीन शिकार कर दिए। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश भी सुधर जाएगा, पाकिस्तान भी सुधर जाएगा और चीन भी सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो जाएगा। जी बिल्कुल, तीनों पे इसका असर रहेगा। और भारत सरकार तो मजबूती में है ही, जब पीठ भारी होती है तो निश्चित तौर पर इसका असर आता ही है। यानी आप कह रहे हैं कि अमेरिका के सपोर्ट से भारत और ज्यादा मजबूती से अपने दुश्मनों के साथ में लड़ेगा, और जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। निपुण जी, क्या असल में ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, भारत खुद ताकतवर है, भारत लगातार शक्ति को अर्जित कर रहा है, वो सक्षम है।
लेकिन होता क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर एक मजबूत देश का स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में एक समर्थन मिलता है, तो इससे निश्चित रूप से क्या होता है कि एक पक्ष में माहौल बनता है, इन्वायरमेंट बनता है, सरकार को या देश को मजबूती मिलती है कि भारत के पक्ष को इंटरनेशनल अगर मंचों की हम बात करते हैं तो वहां पर उठाने वाला एक देश है जो मजबूती से भारत का पक्ष ले रहा है। तो इससे एक सरकार का एक मनोबल भी बढ़ता है, देश का मनोबल बढ़ता है, लेकिन सक्षम पूर्ण रूप से है। लेकिन एच.एस. रावत जी ने यह भी कह दिया कि ट्रम्प तो अपना काम करेंगे, भारत सरकार को भी मजबूत रहना पड़ेगा। डॉक्टर अवधेश, मजबूती के साथ साथ अटैकिंग भी होना होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इस समय देखिए हमारा जो देश है, हमारा जो भारतवर्ष है, पूरी तरह से मजबूत है। हमारे पास, हम खुद आत्मनिर्भर है। इस समय हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। हमारा देश नित्य नए जो है, पूरी तरह से नित्य नए जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और निश्चित तौर पर हमारा देश जो है, हमारे देश के आगे इस समय सारे देश जो है, जो चाहे डेवलप हो या अनडेवलप हो, डेवलपिंग कंट्री, तो सारे ही झुके हुए हैं। तो ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन जितनी मैं बात कह रहा हूँ वो समझने के लिए काफी है। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वो उनके हिंदुओं के साथ। और कौशिक जी, बिना किसी वट के कांग्रेस भारत सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है इस कदम पर? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हम भारत सरकार के हर कदम, चलिए अच्छी बात है, एप्रिशिएबल है, एप्रिशिएबल है। ऐसा कम ही सुनने को मिलता है जब बीजेपी और कांग्रेस किसी एक मुद्दे पर एक राय रखते हो या एक मुद्दे पर एक साथ रहते हो। अच्छी बात है भारत के लिहाज से। तो बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, विजय कौशिक जी, निपुण जी, एच.एस. रावत जी, इस डिस्कशन में इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, साथ में रहने के लिए। कीमती वक्त आप सभी ने इंडिया न्यूज को दिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, कहीं मत जाइएगा।